न्यायालय का फैसला यदि आता है कि आपको कार्यालय खाली करना है तो अविलंब हम एक क्षण में कार्यालय खाली कर देंगे। माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने 13 नवंबर तक जो बलपूर्वक खाली करने की बात आई थी, खाली कराने 13 नवंबर तक उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया। हमारे नेता ने कहा था ना, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। अभी इंतजार कीजिए। हम तो ये मानते हैं कि चिराग पासवान के एनडीए में आने से आप लोगों की अस्तित्व पे एक सवाल उठ गया है, वजूद थोड़ा कम हो गया है। हमारा वजूद पहले से भी और मजबूत हुआ है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी को यह मतलब मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ है। सारा जो ताकत है, निर्णायक ताकत, वो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। 150 सीट पर कम से कम उम्मीदवार उतारा चिराग पासवान ने, एक विधायक जीत के आया। उस विधायक ने भी कहा कि चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता हूं, और वह जेडीयू में शामिल हो गया। यदि 5 सीट वो कहते हैं 100% स्ट्राइक की बात, हमको 5 सीट मिलता तो हमारा उससे ज़्यादा वोट से हम जीतते। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पार्टी कार्यालय की चर्चाएं तेज हो गई है। जहां जो पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय लोजपा को आवंटित था, अब उस पे सीधे तौर पे कोर्ट ने कह दिया है कि आपको जल्दी से जल्दी ये कार्यालय खाली कराना होगा, क्योंकि अब ये कार्यालय जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अलॉट हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। क्या श्रवण जी हो क्या रहा है? आप लोगों को दिया गया था समय कि आप लोगों को ये कार्यालय खाली कराना है, करना है? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। लोक जनशक्ति पार्टी जो हम लोग की मूल पार्टी थी, जो 2000 में रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर को बनाया था, आज से 24 साल पहले, उनके असामयिक निधन के बाद 2021 में पार्टी दो धड़ों में बट गई। और पार्टी के उस समय सांसद थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। उनके नेतृत्व में 5 सांसदों ने अपना नेता पारस जी को माना। तो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मूल पार्टी के चिराग पासवान जी थे, चिराग पासवान जी ने उस समय हमारे पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो उसके बाद पार्टी ये नौबत आई कि अलग पार्टी बनानी पड़ी, पार्टी 2 धड़ों में बट गई। 2021 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय यहाँ चल रहा है। उसके पहले यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से था। भवन निर्माण विभाग ने, अब यह मामला देखिए आ गया है जुलाई से, 2021 से 2024 आ जाइए जुलाई में। 2024 जुलाई में भवन निर्माण विभाग ने हमको पत्र लिखा कि यह जो कार्यालय है यह लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से नहीं था, इसलिए आपका आवंटन रद्द करते हुए यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया जाता है, दे दिया। उसके बाद हम न्यायालय गए। न्यायालय में मामला चल रहा था। न्यायालय में भवन निर्माण विभाग के अधिवक्ता, बिहार सरकार के महाधिवक्ता और हमारे पक्षकार, हमारे अधिवक्ता, सारे लोग, मामला चल रहा था। लेकिन यह मामला तब तूल पकड़ा जब एकाएक 24 तारीख को भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक पत्र हमको दिया जाता है, कार्यालय को भेजा जाता है कि आप 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक आपसे कार्यालय खाली कराया जाएगा और आपका यहाँ अवैध कब्जा है। उस पत्र में भी कि अवैध कब्जेधारी को बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। 2021 के बाद हमने लगातार भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख के इस बात की जानकारी दी कि पार्टी 2 धड़ों में बट गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द करके इसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से करके हमको आवंटन कर दे। लेकिन 2021 से भवन निर्माण विभाग ने कोई सुधि इसकी नहीं ली। उसके बाद एकाएक 24 तारीख को बात आई। हम लोगों ने उस दिन आपको कहा, आपके चैनल को कहा, सारे पत्रकार साथियों को कहा कि, और भवन निर्माण विभाग को भी हमने लिखा कि मामला न्यायालय में है,
न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होगा। न्यायालय का फैसला यदि आता है कि आपको कार्यालय खाली करना है तो अविलंब हम एक क्षण में कार्यालय खाली कर देंगे। तो मामला न्यायालय में था। आज सोमवार को सुनवाई होनी थी। हम गए थे न्यायालय में कि ऐसा ऐसा भवन निर्माण विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया है। तो आज माननीय न्यायालय ने, आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई हुई। माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने 13 नवंबर तक जो बलपूर्वक खाली करने की बात आई थी, खाली कराने, 13 नवंबर तक उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। मतलब 13 नवंबर तक राष्ट्रीय लोजपा का कार्यालय यही रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से यह फैसला आया है कि 13 नवंबर तक जो भवन निर्माण विभाग का चिट्ठी आया था 24 तारीख को कि एक सप्ताह 31 तारीख तक खाली कर दे, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। 13 नवंबर तक माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस पर 13 नवंबर तक स्टे दे दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम शिरोधार्य होकर, नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं। फैसले का, इस न्यायालय के इस फैसले का हमारी पार्टी पुरजोर स्वागत करती है। श्रवण जी, एक सवाल ये भी है, आप लोग एनडीए गठबंधन में है। कल एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, इसमें पशुपति पारस नहीं थे। आखिरकार क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में आप लोगों के साथ? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आप लोगों को सीट नहीं मिली। अब अगर हम उपचुनाव की बात करें, आप लोग जिस कैंडिडेट के लिए टिकट मांग रहे थे तरारी के लिए, उस समय वो कैंडिडेट ही ने पार्टी छोड़ दी। और अगले साल विधानसभा चुनाव है, झारखंड में चिराग पासवान को सीट दे दी, लेकिन आप लोगों की पार्टी को नहीं दी। सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं? अब समय समय की बात है। हमारे नेता ने कहा था ना, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। अभी इंतज़ार कीजिए। हम लोगों ने तो कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई, हमारे पार्टी के 5 सांसद थे, 5 सांसदों की कुर्बानी ली गई, 5 सांसदों को एनडीए में बेटिकट किया गया। यहाँ तक कि हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थे, हाजीपुर से सांसद थे, उनकी भी अनदेखी की गई, उनको भी बेटिकट एनडीए में किया गया। फिर भी हम लोगों ने अपनी अनदेखी को दरकिनार करते हुए एनडीए में बने रहने का फैसला किया। और उस समय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का विश्वास दिलाया और भरोसा दिलाया कि आगे आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। अभी यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनानी है। हम लोगों ने देश हित में, राष्ट्र हित में इस फैसले को स्वीकार किया और अपनी अनदेखी को, जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जो अन्याय किया गया हमारे साथ, उसको भी, उस जहर को भी पीते हुए हम लोगों ने एनडीए को पूरी मजबूती से साथ दिया, एनडीए का प्रचार किया। यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नामांकन में बनारस में जब पशुपति कुमार पारस जी को, बिहार एनडीए के सभी नेता को, शीर्ष नेता को बुलाया गया, तो पशुपति पारस जी को भी आमंत्रित किया गया, आमंत्रण भेजा गया। पशुपति कुमार पारस जी गए भी थे। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई, लोकसभा चुनाव में आदरणीय अमित शाह जी की सभा हुई। कई सभाओं में पशुपति कुमार पारस जी शामिल भी हुए। लगातार एनडीए का प्रचार करते रहे, लगातार हम लोग कहते रहे कि एनडीए में है। कब तक श्रवण जी, आखिरकार कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और खबर ये भी आ रही है कि अब पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। अब यह खबर पर तो हम कोई मोहर नहीं लगा सकते। ये तो हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता, व्यक्ति प्रधान नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी की जब बैठक होती है, पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जल्द ही एक बड़ी बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी पटना में, जिसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे। पार्टी के हमारे मजबूत स्तंभ हैं, मजबूत पिलर हैं। पूर्व सांसद जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं सूरजभान सिंह जी भी थे, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी भी थे, और प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व सांसद प्रिंस राज जी भी थे। कल लोग ये बैठे हैं, जब एनडीए की बैठक चल रही थी उसके बाद काफ़ी देर तक मंथन हुआ है। हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हैं जब हम लोग एनडीए को अपने आप का ईमानदार सहयोगी और ईमानदार अलायंस बताते हैं। और हमारे पार्टी के नेता पारस बाबू से मिलने के लिए यहाँ दिलीप जायसवाल जी आते हैं। दिल्ली में अमित शाह जी से हाल में ही
पारस साहू की मुलाकात हुई थी। 4-5 दिन पहले बिहार भाजपा के प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उनसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी की मुलाकात हुई थी। लगातार एनडीए के नेता, यहाँ तक कि स्नेहा जी, कल आपने देखा होगा कि जब एनडीए की बैठक खत्म हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कल जो एनडीए की बैठक थी, बैठक के बाद जो बैठक से जितने भी एनडीए के बाहर नेता निकल रहे थे, सारे लोगों से, नेताओं से यह प्रश्न आपके मीडिया के साथियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि पारस जी आज की बैठक में नहीं है, पारस जी क्यों नहीं है, पारस जी क्यों नहीं है। सब लोगों ने कहा, सब लोग कन्नी काटे, कुछ लोगों ने कहा कि एनडीए में है, वो एनडीए में है, कई वो सब लोग एनडीए में। मानते हैं कि चिराग पासवान के एनडीए में आने से आप लोगों की अस्तित्व पे एक सवाल उठ गया है, वजूद थोड़ा कम हो गया है? हमारा वजूद पहले से भी और मजबूत हुआ है। दलितों की निर्णायक ताकत यदि किसी के साथ है, दलितों के, गरीबों के, शोषितों की, वंचितों को, रामविलास पासवान की जो ताकत है वो किसी के साथ है, तो किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी को यह मतलब मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ है। सारा जो ताकत है, निर्णायक ताकत, वो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। यदि 5 सीट, वो कहते हैं 100% स्ट्राइक की बात, हमको 5 सीट मिलता तो हमारा उससे ज़्यादा वोट से हम जीतते। निश्चित रूप से हमारी अनदेखी की गई है ना, अनदेखी की गई। निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2020 में नारा लगाया, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, चिराग पासवान जी के द्वारा नारा लगाया गया। अकेले चुनाव उन्होंने लड़ा, 150 सीट पर कम से कम उम्मीदवार उतारा चिराग पासवान ने, एक विधायक जीत के आया। उस विधायक ने भी कहा कि चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता हूँ, और वह जेडीयू में शामिल हो गया, है ना। राजकुमार सिंह है मटिहानी से विधायक जीत के आए थे, वो भी चले गए, तो उसी के बाद पार्टी टूटी थी। तो आप जान लीजिए, ठीक है, हमारा जो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का वजूद बढ़ा है, हमारा घटा है, हमारा एक ही लाइन है, इस पे एक लाइन कह के हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। कभी भी आपने देखा है कि एक मयान में 2 तलवार रहता है? एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रहती। इस बात को सारे लोग समझते हैं। बाकी आगे जो होगा पार्टी निर्णय लेगी। तो सीधे तौर पे आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा श्रवण अग्रवाल जी ने, प्रवक्ता हैं, और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि अभी 13 तारीख तक स्टे ऑर्डर है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि इनको 10 दिन के अंदर नया पार्टी कार्यालय अलॉट होने वाला है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, और क्या एनडीए के साथ पशुपति पारस अब भी खड़े होते हैं या फिर अलग हो जाएंगे। काफ़ी दिलचस्प हो गया है बिहार की राजनीति। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।